Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 13 July 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper with questions. Okay, so let's start the video and we'll see that what important news and articles we got ready to discuss. So before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis, link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज जून इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 4.8% एज फूड प्राइस क्लाइम्स. अब आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे कुछ आर्टिकल डिस्कस किया था. वहां पर ये देखा था कि हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसमें कमी हुई आ रही है, मतलब कमी नजर आ रही है. ठीक है, हम यहाँ पर एक जो हमारा टारगेट होता है इन्फ्लेशन का, मेन टारगेट क्या है आपके यहाँ पे 3 पॉइंट्स आते हैं, 2, 4, 6. तो मतलब हमारा जो मेन टारगेट कितना होना चाहिए, इन्फ्लेशन हमारी जो रेट होनी चाहिए किसी भी कंट्री की, एक आइडियल जो टारगेट होना चाहिए 4% होना चाहिए. मैक्स टू मैक्स वो 6% जा सकता है और मिनिमम वो 2% जाता है. अगर यहाँ पर ये 6% तक जाता है और या फिर मिनिमम आपका 2% जाता है तो आपकी क्या होती है, आरबीआई यहाँ पर एक्शन में आ जाती है. ओके, आप सभी को पता है. और यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की क्या होती है, मीटिंग होती है, जिसके थ्रू जो वेरियस आपके रेट्स होते हैं, हम यहाँ पर रेपो रेट्स की बात करते हैं, रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, एसएलआर, सीएलआर, इनके जो रेट्स होते हैं, इंटरेस्ट रेट होते हैं, उसमें चेंजेस किए जाते हैं. ओके, तो आपको इतना क्लियर हुआ. अब हम देखते हैं अभी क्या हुआ, जून की बात कर रहे हैं. तो जून इन्फ्लेशन क्विकन्स टू 4.8% एज अ फूड प्राइस क्लाइम. यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं. सबसे पहले जो ज्यादा वेटेज दी जाती है हमारे फूड आइटम्स को दी जाती है. ओके, तो अगर फूड आइटम्स में क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, डिसेबिलिटी आती है, तो इससे क्या होता है, आपका जो इन्फ्लेशन होता है उसमें भी आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं. ओके, तो यू विल सी हियर फूड प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीजेस टू 4.5% फ्रॉम द लेस देन 3% इन द प्रीवियस मंथ. यहाँ पर हमारा फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन है कितना इंक्रीज हुआ है, 4.5% इंक्रीज हुआ है. जून का हम देख रहे हैं. इससे पहले हमारा जो फूड प्राइस जो इन्फ्लेशन था वो कितना था, 3% था. ओके, तो इन द प्रीवियस मंथ ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ आइटम्स सच एज सीरियल्स, पल्सेस एंड टोमेटोज, रिटेल इन्फ्लेशन बिलो आरबीआई's अपर थ्रेशोल्ड लिमिट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो एक थ्रेशोल्ड लिमिट है कि हमारा जो मतलब मेन टारगेट कितना है, 4% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना. बट यहाँ पे जो फूड आइटम्स आप देख रहे हैं, सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, टोमेटोज हो गए, ऑलरेडी वे हम देख रहे हैं, जिसके कारण उनका जो प्राइस हो रहा है वो बढ़ रहा है और इसी के कारण हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, आपको सेम आर्टिकल मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको पेज नंबर 7 पर ये आर्टिकल मिलेगा. उसमें उन्होंने भी सेम मतलब इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इसको हम कनेक्ट करके डिस्कस करते हैं. ओके, तो हाउ द सीपीआई बास्केट कंसील द इन्फ्लेशन पिक्चर. अब यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारा जो सीपीआई बास्केट होता है किस तरीके से जो हमारा इन्फ्लेशन पिक्चर है उसको कंसील करता है, मतलब किस तरीके से उसको चेंज करता है. अब हम सीपीआई बास्केट क्या होता है उसकी बात करते हैं. जब आरबीआई यहाँ पर एक्शन में कब आती है, आरबीआई एक्शन में जब आती है जब सीपीआई में चेंजेस होते हैं, आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चेंजेस होते हैं. आपके दो प्राइस होते हैं यहाँ पर, एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, डब्ल्यूपीआई. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है आपका, it reflect the average change in the price paid by consumers एट द रिटेल लेवल. जब हम यहाँ पर कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हमें यहाँ पर प्राइजेस में जब चेंजेस मिलते हैं, जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर किसी शॉप में गए और हमने यहाँ पर पेन खरीदा, वो पेन हमें कितने का मिल रहा था, 5 रुपए का मिल रहा, 5 रुपीज का. ओके, हम नेक्स्ट डे गए, वो सेम पेन हमें कितने का दे रहे हैं, 6 रुपीज का दे रहे हैं. तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ये हम कंज्यूमर्स थे, है ना, हम चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं. तो उसके बाद हमने क्या देखा कि एक दिन में 1 रुपए का ये प्राइस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. तो हमने यहाँ पर क्या कहा कि इन्फ्लेशन हो रहा है, महंगाई हो रही है. तो ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है. ओके, जब इसमें चेंजेस होते हैं तो आरबीआई क्या होती है, आपकी एक्शन में आ जाती है. होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जब यहाँ पे जो मार्केटर्स होते हैं जो होलसेल प्राइस में गुड्स एंड जो चीजें होती हैं उसको सोल्ड आउट करते हैं या फिर परचेस करते हैं, तो वो हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है. अगर हम सीपीआई का बास्केट देखते हैं, बास्केट का मतलब उसमें सीपीआई में कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है. तो सबसे पहले आप देखेंगे सीपीआई में आपका यहाँ पर आपका पूरा दिया हुआ है कि सीपीआई में हम फूड आइटम्स को एंड फूड एंड बेवरेजेस, इसको यहाँ पर 40.86% क्या दी जाती है, आपकी वेटेज दी जाती है.
ठीक है, मतलब कि किस आइटम को यहाँ पे कितनी ज्यादा वेटेज दी जा रही है उसके बारे में बताया गया है। तो सीपीआई में हम देख रहे हैं हमारा जो फूड एंड बेवरेजेस है, टोबैको हो गया आपका, इंटॉक्सिकेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग हो गया, फ्यूल एंड लाइट, मिसलिनियस अदर भी प्रोडक्ट्स हैं जिसको यहाँ पर सीपीआई में रखा जाता है। आपके वेरियस अदर आइटम्स भी हो गए, जैसे कि हम बात करते हैं किसकी, टॉर्च, रेडियो, टैप रिकॉर्डर, सीडीज, डीवीडीज, ऑडियो वीडियो कैसेट, ट्रंक्स, अमंग द 300 अदर आइटम्स। देखिए सीपीआई में कुछ ऐसे आइटम्स है जिसकी आज के टाइम पर हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। जैसे कि अब हम रेडियो की बात करते हैं, क्या आपको रेडियो की जरूरत है ना, हमें यहाँ पे टॉर्च की क्या जरूरत है। आजकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हमारे पास यहाँ पे मोबाइल फोन है, हम मोबाइल फोन से टॉर्च का भी यूज कर सकते हैं, रेडियो भी आपका मोबाइल फोन में ही मिल जाता है। तो क्या इन चीजों की हमें जरूरत है या नहीं, तो इसलिए ये कहा जा रहा है। अब देखिए जो हमारा फूड आपका होता है, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं और जो बेवरेजेस होता है उसका भी जो वेटेज है ज्यादा रखा गया है। सीपीआई में वेटेज ज्यादा रखा गया है, इट मींस अगर उसमें जरा सा भी चेंजेस आता है, अगर आपके फूड आइटम्स में कुछ भी चेंजेस आता है उनके प्राइस में, तो ये क्या करता है, आपका जो सीपीआई का बास्केट है, मतलब सीपीआई का जो रेट है उसको चेंज कर देता है। और जब वो चेंज होता है तो क्या होती है, आरबीआई आपकी एक्शन में आ जाती है, और आरबीआई जब एक्शन में आ जाती है तो वो क्या करती है, जो हमारे रेपो रेट्स होते हैं और रिवर्स रेपो रेट्स होते हैं उसमें चेंजेस लाती है। तो ये इनडायरेक्टली किसको इंपैक्ट करता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को इंपैक्ट करता है। इतना आपको क्लियर हुआ। तो क्या करता है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर डिपेंड करता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, जो फूड आइटम्स हैं इनका जो एक तरीके से वेटेज है सीपीआई में उसे कम करना चाहिए। आप यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल लेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी कंट्री डेवलप करती है ना, तो वहाँ क्या होता है, जो फूड आइटम्स होते हैं उनका जो वेटेज है, जो फूड आइटम्स और आपके बेवरेजेस होते हैं उनका जो वेटेज होता है उसको कम कर दिया जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए एक फैक्ट निकल कर आता है। क्या है फैक्ट, हमारा एक थ्योरी निकल कर आती है। क्या है उस थ्योरी का नाम, एंजल्स लॉ। इस लॉ को हम क्या कहते हैं, एंजल्स लॉ। एंजल्स लॉ ये कहता है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जो आपके फूड आइटम्स होते हैं, है ना, अगर हम नेशन की अगर इनकम राइज होती है, कोई भी नेशन है उसकी जो इनकम है उसमें राइज देखने को मिलता है, तो लोग क्या करते हैं, जो फूड आइटम्स होते हैं, मतलब फूड आइटम्स का जो कंजप्शन होता है उसमें अपना जो एक तरीके से स्पेंडिंग है उसको कम कर देते हैं, है ना। मतलब एक तरीके से जैसे कि हम गरीब परिवार को देखते हैं, किसी भी आपकी जो पुअर फैमिली है वहां पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है, आपके फूड को दी जाती है, खाने को दी जाती है। बट अगर हम रिच पीपल को देखते हैं तो उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो किस पर होती है, एजुकेशन पर होती है उनकी प्रायोरिटी, है ना, उनका हेल्थ पे ज़्यादा यहाँ पर फोकस होता है और वो डाइटरी बेसिस पर चलते हैं। तो फूड का जो कंजप्शन होता है, मतलब फूड आइटम्स पर उनका एक तरीके से स्पेंडिंग होती है उसको वो डिक्रीज करते जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये आपके लिए एंजल्स लॉ यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इनकम राइजेस, द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन फूड फॉल्स इवन इफ द एब्सोल्यूट expenditure on food rises. Over reliance on food inflation today distinguish Indian inflation from many others. तो यहाँ पर डेवलप कंट्रीज का एग्जांपल दिया गया है कि जैसे जैसे जो कंट्रीज का इनकम लेवल राइज होता है तो फूड आइटम्स पर जो स्पेंडिंग होती है उसको डिक्रीज कर दिया जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली क्या करता है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको यहाँ पर इन्फेक्ट करता है। ओके, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे है, जो डेटा है पूरा अच्छे से लेकर आना चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें कि जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बास्केट है उसमें भी हमें चेंजेस करने की जरूरत है। मतलब ये जो फूड आइटम्स ये सारी चीजें हैं इसमें हमें इनको जो वेटेज है वो कम देनी हुई, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे लिंक है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उससे यहाँ पर लिंक होता है और वो इसको इम्पैक्ट करता है। आपका इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आया तो यहाँ पर आप जैसे कि लोन लेने जाते हैं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। हम यहाँ पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है आपका, यहाँ पर देखेंगे, इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर, इट इज रिलीज बाय द नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। तो ये किसके द्वारा, इसका जो डेटा होता है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। द सीपीआई कैलकुलेटेड द डिफरेंस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एटसेट्रा विच इंडिया कंज्यूम्स बाय फॉर कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज। तो इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करते हैं, जैसे कि आपकी सर्विसेज हो गई, फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजों को हम क्या करते हैं सीपीआई में इंक्लूड करके रखते हैं। और इसका डेटा किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसका जो बेस ईयर है वो क्या है आपका 2012 है। इसे भी कहा जा रहा है कि अब 2012 की बात करते हैं और आज का टाइम क्या 2023 है। तो इसको चेंज करने की हमें जरूरत है। क्यों चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि पहले का टाइम, पहले की चीजें थोड़ी अलग थी और
आज का 2023 का अगर हम देखेंगे तो वो थोड़ा चेंज है, तो हमें इसका जो बेस ईयर है उसको चेंज करने की क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा कल का क्वेश्चन था कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपके पास यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स थी और आपको ये बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से आपकी सही है और कौन सी स्टेटमेंट गलत है ना, और कितनी स्टेटमेंट इसमें से सही है। ओके, तो क्वेश्चन वॉज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे कई लोगों ने आंसर किया था, वेरी गुड। आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर करते जाना है, आप लोगों को इसी तरीके से पार्टिसिपेट करना है। एक बार हम फिर देखते हैं। इन इंडिया द हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। यहाँ पर क्या ये जो स्टेटमेंट है करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो ये इसमें ये कह रहे हैं कि जो हिमालयाज हैं वो आपके 5 स्टेट्स में सिर्फ स्प्रेड है या फिर उससे भी ज्यादा या फिर उससे कम। तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग। सेकंड आपका था वेस्टर्न घाट्स आर स्प्रेड ओवर द 5 स्टेट्स ओनली। आपकी जो वेस्टर्न घाट्स हैं, है ना, वेस्टर्न घाट्स आप सभी को पता है आपके यहाँ पर सदर्न इंडिया में आते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं क्या वो सिर्फ 5 स्टेट्स में स्प्रेड है या फिर उससे ज्यादा या उससे कम? क्या ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? नेक्स्ट हमें हमारा पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। आपका जो पुलिकट लेक है यहाँ पर आपका पड़ता है पुलिकट लेक, क्या वो आपके सिर्फ 2 स्टेट्स में स्प्रेड है या फिर उससे भी ज्यादा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में देंगे। तो हिमालयाज आर स्प्रेड ओवर मोर देन 5 स्टेट्स इन इंडिया। हिमालयाज क्या है आपके सिर्फ 5 स्टेट्स में नहीं, मोर देन 5 स्टेट्स में यहाँ पर स्प्रेड है। आप देखेंगे कहाँ कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड पार्ट ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जम्मू एंड कश्मीर आ गया आपका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद हम बात करते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो यहाँ पर क्या है आपका जो पूरा हिमालय है वो क्या है, स्प्रेड है। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स आर माउंटेन रेंज दैट रन अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड स्प्रेड ओवर 6 स्टेट। आपका जो वेस्टर्न घाट है वो कितने स्टेट से रन होता है, 6 स्टेट से, नॉट 5 स्टेट। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कौन कौन से 6 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरल। तो यू विल सी हियर इन मैप, ये आपका कुछ पार्ट देखिए गुजरात में आता है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में आया, ये गोवा में आया, उसके बाद कर्नाटक में, उसके बाद यहाँ पर तमिलनाडु में। तो ये आपके कितने स्टेट से होकर गुजरता है, 6 स्टेट से होकर गुजरता है। उसके बाद हम बात करते हैं पुलिकट लेक की। क्या ये यहाँ पर 2 स्टेट से मतलब कि आपका, तो देखिए आपके ऑप्शन जो डी इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है तो ये आपने इसको हटा दिया। ऑप्शन सी देखेंगे इसमें भी आपका क्या आ रहा है, सेकंड स्टेटमेंट आ रही है, तो ये भी आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ऑप्शन ए देखेंगे इसमें फर्स्ट एंड सेकंड आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है। आपके पास सिर्फ बचता है क्या, ऑप्शन बी। तो आपका सिर्फ राइट आंसर क्या है, पुलिकट लेक इज स्प्रेड ओवर 2 स्टेट्स ओनली। तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। आप यहाँ मैप में देखेंगे पुलिकट जो लेक है आपका आंध्र प्रदेश में आता है और इसका जो कुछ पार्ट है वो तमिलनाडु में भी यहाँ पर आपका जाता है। आप ये देखेंगे ये यहाँ से होकर निकल रहा है, तो ये आपका 2 स्टेट्स में क्या है, स्प्रेड है। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, ऑप्शन बी 3 ओनली। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स। आपके पास यहाँ पर कुछ रिवर्स दी गई हैं और उसमें से आपको ये बताना है विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। इसमें से कौन सी रिवर अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है। ओके, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करना है। ये 2014 का आपका क्वेश्चन है। तो बाराक, लोहित एंड सुबनसिरी, इसमें से कौन सी रिवर आपकी अरुणाचल प्रदेश से होकर निकलती है? तो आप लोगों को इसका राइट ऑप्शन कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है Who among the following is associated with the Songs of Presence, a translation of ancient India religious lyrics in English? आपके पास कुछ ऑप्शन है, इसमें ये कहा जा रहा है आपके पास बाल गंगाधर तिलक है, जवाहरलाल नेहरू है, मोहनदास करमचंद गांधी एंड सरोजनी नायडू। इनमें से किसने यहाँ पर सॉन्ग्स ऑफ प्रिजनर को ट्रांसलेट किया था एंशिएंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश? यहाँ पर आपका जो एंशिएंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स थी उसको सॉन्ग्स ऑफ प्रिजनर्स में इसको ट्रांसलेट किया गया था। किसने किया था ये आप लोगों को बताना है। ओके, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने किया था, या फिर सरोजनी नायडू जी ने किया था? तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका आंसर करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द गांधी इरविन पैक्ट इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग? यहाँ पर आपका गांधी इरविन पैक्ट होता है, इसमें से कौन कौन, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और इस स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें हुई थी गांधी इरविन पैक्ट में वो आपको बतानी है। पहली स्टेटमेंट क्या है,
इन्विटेशन टू द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्या गांधी अर्बन पैक्ट में यहाँ पर कांग्रेस को इन्विटेशन प्रोवाइड किया गया था कि वो क्या करें, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसको पार्टिसिपेट करें। सेकंड आपका स्टेटमेंट क्या है, विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपका जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है तो उसको यहाँ उसका जो कनेक्शन था उसके थ्रू यहाँ पे एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया गया था, उसके विड्रॉल के लिए यहाँ गांधी अर्बन पैक्ट में प्रोविजन था। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ गांधी जी सजेशंस फॉर इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। तो यहाँ पर गांधी जी के एक्सेप्टेंस, जो पुलिस जो एक्सेस यहाँ पर हो रही थी उसको इंक्वायरी जो की गई थी उसको यहाँ पे सजेशन को एक्सेप्ट किया गया था या नहीं, गांधी जी के सजेशंस को एक्सेप्ट किया गया था या नहीं। रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वायलेंस। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर उन प्रिजनर्स को आपको क्या करना होगा, रिलीज करना होगा जो जिनके ऊपर वॉयलेंस के चार्जेस नहीं है। तो उसमें कौन कौन से आपके स्टेटमेंट सही होती हैं, क्या क्या चीजें गांधी अर्बन पैक्ट में इंक्लूडेड थी, क्या इंक्लूडेड नहीं थी, वो आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो क्लास में आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। आपके पास जो भी आपने गांधी अर्बन पैक्ट के बारे में आपने मॉडर्न हिस्ट्री तो यहाँ पर पढ़ी होगी, ये आपके दोनों क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हैं। ओके, तो आप लोगों को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, यमुना वाटर लेवल ब्रीचेस 60 ईयर रिकॉर्ड, केजरीवाल सीक सेंटर्स हेल्प। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यमुना वाटर रिवर की, उसने आज 60 ईयर्स का आपका जो रिकॉर्ड है उसको भी ब्रीच कर दिया है। ऐसी एक ट्रेजेडी आपकी होती है 1978 में, जहां पर जो यमुना रिवर है ना, उसका जो एक लेवल होता है फ्लोइंग का, उसको उन्होंने क्या कर दिया, ब्रेच कर दिया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मिडनाइट रिवर वाज फ्लोइंग एट 208.13 मीटर विच इज द हाईएस्ट रिकॉर्डेड लेवल सिंस 1963। 1963 में अगर हम वाटर लेवल देखते हैं यमुना रिवर का कितना था, 205.400 मीटर था। 1978 में ये 207 होता है और 13 में भी आप 10 में भी 13 में सेम आपका डेटा होता है। आज के टाइम पर अगर हम प्रेजेंट बात करते हैं तो अभी ट्यूसडे का जो डेटा आया है तो यहाँ पर 206.83 मीटर्स क्या हो रही है आपकी जो यमुना रिवर में वाटर फ्लो यहाँ पर हो रहा है, जिसके कारण आपकी जैसे फ्लडिंग जैसे सिचुएशन आपको दिल्ली में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिल रही है। इसी के चलते हमारे जो मतलब दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने सेंटर से डिमांड करी कि वो क्या करें, उनकी हेल्प करें, क्योंकि आपको सभी को पता है कि कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर G20 की जो एक समिट है वो ऑर्गेनाइज होने वाली है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ये अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो इस समिट पर भी क्या पड़ता है, आपका इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, ओवर 16,500 people evacuated from flood affected areas as river crosses the 208 meter mark. Situation will improve in a day, जल शक्ति मिनिस्ट्री टेल्स सीएम। तो यहाँ पर ये क्या जा रहा है कि देखिए रिवर के आसपास जो फ्लडेड अफेक्टेड एरियाज है वहां पर लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है, वहां से हटाया जा रहा है, क्योंकि रिवर का जो एक मार्क है 208 मीटर पॉइंट 13, ये हमारा जुलाई मिडनाइट का ये रिकॉर्ड है। ये आपका हाईएस्ट दिख रहा है क्या, 1963 के बाद से ये आपका हाईएस्ट क्या है, वाटर फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सिचुएशन को हम इंप्रूव करेंगे, जल शक्ति जो आपकी जल शक्ति मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा कहा। ओके, नेक्स्ट हम देखिए बात करते हैं, अब आपकी यमुना रिवर सिस्टम आ ही गई तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, आपकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ द गंगा डिस्चार्ज एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी इन इंडिया। ये आपकी क्या है, गंगा की आपकी सेकंड लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है और आपकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में। इट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एट द हाइट ऑफ 6,370 मीटर्स। ओके, The catchment of Yamuna river system covers part of उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। इसका कैचमेंट एरिया कहाँ का है, मतलब ये कहाँ से होकर फ्लो होकर आपकी निकलती है, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। सिटीज इसमें कौन कौन सी सिटीज आ जाती हैं आपकी, दिल्ली आ जाती है, नोएडा, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटवा, कल्पी, हमीरपुर, प्रयागराज लाइज ऑन इट्स बैंक। ओके, तो ये आपकी सिटीज आ जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज की हम बात कर लेते हैं, टोन्स हो गई, गिरी, हिंडौन, चंबल, बानस, काली सिंध, प्रभृति, सिंध, बेतवा, दाशन एंड केन। तो ये आपको ट्रिब्यूटरीज पूरी यमुना रिवर की याद होनी चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट रिवर है और इनके बारे में क्वेश्चन देखिए अभी ये न्यूज में कंटिन्यूसली बनी हुई है, तो इट्स ऑब्वियस कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। ओके, तो आप लोगों को ये सारी ट्रिब्यूटरीज याद होनी चाहिए। द मेन यमुना एंड टॉन्स आर फेड बाय ग्लेशियर्स। आपकी जो मेन यमुना रिवर है और उसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है टॉन्स रिवर है ना, ये किससे फेडअप होती है, आपके जो ग्लेशियर्स होते हैं, जब ग्लेशियर्स यहाँ पे मेल्ट होते हैं तो उससे यहाँ पर क्या होता है, फेडअप होती है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ देखिए ये आर्टिकल हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे लिए हमने कल ही इसके बारे में डिस्कस किया है। एंड नेक्स्ट हमारे लिए आ जाता है
क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ चाइना सी टेंशन। यहाँ पर हम बात करें किसकी, साउथ चाइना सी टेंशन की। अभी हाल ही फिलहाल में इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर एंड फिलीपींस के जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी यहाँ पर एक मीटिंग हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस एरियाज पर कॉपरेशन की बात की गई है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ ट्रेनिंग एंड जॉइंट एक्सरसाइज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स, मैरीटाइम डायलॉग ऑन some examples of evolving strength and nautical partnership। तो बहुत सारी चीजों पर यहाँ पे क्या हुई, हमारी बातचीत की गई है और यहाँ पर बायलैटरल रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई। अब हम बात करते हैं साउथ चाइना सी। यहाँ पे आपका साउथ चाइना सी का इशू आ जाता है। अब देखिए पहले हम साउथ चाइना सी की एक लोकेशन देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो जाता है इंडिया, हमने ये इंडिया देखा, ये आपका फिलीपींस हो जाता है, ये आपका है चाइना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये जो इतना एरिया आता है ना, ये आपका है साउथ चाइना सी। इसको यहाँ पर चाइना क्या करता है, ये जो पूरा एरिया है उसका है। आप देखिए इसका हम दूसरा मैप देखते हैं, ठीक है। हम दूसरा मैप देखेंगे तो आपको ये ज्यादा क्लियर होगा। ये देखिए ये आपका आ गया चाइना, ये आपका फिलीपींस, तो ये आ गया जो ये जो आपको लाइट पिंक कलर का पार्ट दिख रहा है, ये आपका साउथ चाइना सीज को कहते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया है किसके द्वारा क्लेम किया जाता है, चाइना के द्वारा क्लेम किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वियतनाम, मलेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस, ताइवान, ये सारी जो आइलैंड नेशंस हैं इस साउथ चाइना सी के अराउंड यहाँ पे इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि ये जो रीजन है इसको क्लेम किया जाता है किसके द्वारा, चाइना के द्वारा। क्यों क्लेम किया जाता है, अब चाइना की बात है, हम क्या कह सकते हैं क्यों क्लेम किया जाता है। यहाँ पर क्या है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, ठीक है। जियोपॉलिटिकल स्टेटस से हम देखें तो इसकी स्ट्रेटेजी से देखें तो इसकी जो लोकेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। साउथ चाइना सी को हम यहाँ पर जो आपका इंडियन ओशन है और पैसिफिक ओशन है इसका हाईवे कहा जाता है। हाईवे क्या होता है, जैसे कि जो टू सिटीज होती हैं, जो टू एरियाज होते हैं उसको यहाँ पर दूर दूर की उसको जो लिंक करता है ना। तो ये जो इंडियन ओशन है आपका और पैसिफिक ओशन है तो उसको लिंक कौन करता है, साउथ चाइना सी करता है। अगर यहाँ पर कोई भी इश्यूज होते हैं, कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज होता है तो ये डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करेगा, आपका इंडियन ओशन में और जो पैसिफिक ओशन के बीच में यहाँ पर जो एक रिलेशन है उसको क्या करेगा, आपका इंपैक्ट डालेगा। इतना आपको क्लियर हुआ। अब चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना एक तरीके से क्या करता है, ये क्लेम करता है कि ये जो एरिया है उसके अंडर में आता है। यहाँ पर इसके तहत जो आपकी जो वेरियस आइलैंड नेशंस हैं और यूनिलेटरली क्या करता है, यहाँ पर एक्शन भी लेता है, ठीक है। बट इसी के चलते यहाँ पे देखिए आप छोटे छोटे जो आइलैंड नेशंस है, ताइवान हो गए, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपींस, इन्होंने इसके अगेंस्ट में जो आपका आर्बिट्रेटरी कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है वहां पर इसके अगेंस्ट में केस भी किया। बट उसका कोई भी मतलब कि आपका डिसीजन आता है उसको चाइना क्या करता है, नहीं मानता है। तो ये सबसे बड़ा इशू आ जाता है क्योंकि उन्होंने जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने ये कहा कि आप यूनिलेटरली नहीं, बायलेटरली, मल्टीलेटरली, मतलब सारे नेशन के साथ मिलकर इस एरिया में क्या करें, आप एक्शन लें। बट चाइना इन सब चीजों को नहीं मानता है और ये कहता है कि ये जो एरिया है उसके द्वारा है और यहाँ पर वो क्या करेगा, सिर्फ वही क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है, ठीक है। उसका यहाँ पर डिसीजन होगा। अब चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, हमने पहली बात करी कि यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड नेशंस आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपका एक पैरासेल्स आइलैंड होता है, स्पार्टली यहाँ पर एक आइलैंड होता है, इनकी बाउंड्री को भी डिमार्केट करता है। या चाइना ने यहाँ पे क्या किया, 9 डैश लाइन को भी क्लेम किया है। यहाँ पर चाइना ने एक तरीके से बॉर्डर बना के रखा है, 9 डैश लाइन जिसको हम कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 9 डैश लाइन किससे रिलेटेड है, तो साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी से यहाँ पर ये रिलेटेड है, ओके। तो यहाँ पर क्या करता है, डिमार्केट करके रखता है। अगर चाइना इस एरिया को क्लेम कर लेता है तो इसके अंडर, साउथ चाइना सी के अंडर जितने भी आपके नेशन, आइलैंड नेशंस आते हैं तो उन पर किसका कब्जा हो जाएगा, चाइना का हो जाएगा। इसमें आपका ताइवान भी इंक्लूड हो जाता है। अब अगर यहाँ पर कोई अदर नेशन कोई भी एक्शन लेता है तो एक तरीके से चाइना क्या कर सकता है कि उसके लैंड पर क्या हो रहा है, उसका जो एरिया उसके द्वारा क्लेम किया जाता है उस पर क्या हो रहा है, उनकी जो सोवरेनिटी है उसको वॉलेट किया जा रहा है, ठीक है। और आप सभी को पता है चाइना क्या करता है, जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनकी कोई भी बात नहीं मानती है ना, कोई भी मतलब डिसीजन को वहां पर एक्टिवली यहाँ पर कोई भी एक्शन मतलब उसके अकॉर्डिंग नहीं लेता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे लिए क्या हो जाता है, इशू सामने बनकर आ जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम बात करते हैं कि ताइवान के ऊपर चाइना क्या करता है, क्लेम करता है। और ताइवान किस अंडर में आता है, आप देखेंगे ताइवान भी ये जो साउथ चाइना सी है आपका, इसके अंडर में आता है। सो एज वी ऑल नो कि ताइवान के ऊपर कौन क्लेम करता है, चाइना क्लेम करता है। और ताइवान किस रीजन में आता है, आपका साउथ चाइना सी में आता है। अगर यहाँ पर जैसे कि आप सभी को पता है यूएस ने भी ये कहा है कि अगर ताइवान के ऊपर चाइना कोई भी मिलिट्री एक्शन लेता है तो यूएस क्या करेगा, ताइवान की हेल्प करेगा, ओके।
अब आप सभी को पता है अगर चाइना ने इस एरिया को पूरा क्लेम कर लिया तो अगर यूएस यहाँ पर कोई भी एक्शन लेता है, एक तरीके से चाइना क्या कर सकता है कि आप क्या कर रहे हैं, उसके जो एरिया उसके द्वारा क्लेम किया जाता है, उसका जो एरिया है वहां पर आप उसकी सोवरेनिटी को वॉयलेट किया जा रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। अब इसमें इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशंस निकल कर आ सकते हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमें रियलिटी ग्राउंड पर देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं मल्टीलेटरल, जो आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, पीसीए है ना, बट चाइना क्या करता है इन रियलिटी में इनको नहीं मानता है उन डिसीजंस को। तो यहाँ पर हमारे लिए इंडिया के लिए भी थोड़ा इशू बन सकता है, क्योंकि ये जो साउथ चाइना सी है, आप इस एरिया में देखेंगे इंडिया की जो इंगेजमेंट है वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि जो आपके आसियान नेशंस हैं उनको क्या करना चाहिए, एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन लेकर आनी चाहिए। यहाँ पर हम लीगल फ्रेमवर्क की बात नहीं कर सकते कि हम लीगली क्या करें, इस जो हमारे ये इशू है इसको सॉल्व करें। यहाँ पर हम आसियान नेशन जितने भी आपके हैं और आपकी जो आप, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, इंडिया की आपकी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, यहाँ पर आप ईस्टर्न जो आपका एरिया है वहां पर आप देखना चाहते हैं, उनके साथ जो रिलेशन उसको मेंटेन करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर जो आपका आसियान आ जाता है वो क्या कर सकते हैं, लीगली नहीं, यहाँ पर जो पॉलिटिकल डायलॉग्स है उसको स्टैब्लिश करके ये एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन को निकाला जा सकता है। एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क के थ्रू ये जो इशू है इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा आर्टिकल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज व्हाट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यहाँ पर एक बिल ड्राफ्ट हुआ है, कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूवल दे दी है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल इन पार्लियामेंट, जो किससे रिलेटेड है आत्मा, प्लीजिंग वंस अगेन द डिबेट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फंडिंग इन द स्पॉटलाइट। ये जो बिल है, मतलब ये जो फाउंडेशन होगा क्या करेगा, आपका जो साइंस है, साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च है उस पर फंडिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम एनआरएफ की बात करते हैं। ये क्या है आपका, इसको रिकमेंड किया गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी 2020 में आती है, उसके द्वारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मतलब रिकमेंड किया गया था कि आप क्या करिए, ऐसा फाउंडेशन को स्टैब्लिश करें। उसके बाद इसका जो इंटेंट है, एम क्या है एनआरएफ का, तो एनआरएफ इंटेंड्स टू एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी बिटवीन रिसर्चर्स, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंडस्ट्री, दस ब्रिंगिंग इंडस्ट्री इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ रिसर्च। तो यहाँ पर जितनी भी आपकी रिसर्च है ना, वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन सबको एक एम्बिट में लेकर आना। तो जो भी आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें रिसर्च होगी तो एक तरीके से क्या होगा, फंडिंग उनके द्वारा भी, मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है। इन एडिशन प्रोवाइडिंग रिसर्च ग्रांट टू इंडिविजुअल्स, यहाँ पर रिसर्च ग्रांट प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पर एनआरएफ का प्लान है कि हम क्या करेंगे, सीड ग्रो एंड फैसिलिटेट रिसर्च, यहाँ पर हम रिसर्च को सीड करेंगे, उसको ग्रोथ लगाएंगे और उसमें फैसिलिटेट भी उसे किया जाएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज के द्वारा। अब यहाँ पे फंडिंग कैसे होगी उसके बारे में बात की जा रही है। फंडिंग यहाँ पे टोटल कितनी दी जाएगी, जो बजट है हमारा 50,000 करोड़ रुपीस का है, उसमें से ये जो आपका 50,000 जो के रुपीज है इसमें 28% कौन करेगा, इसमें जो आपकी फंडिंग देगा वो गवर्नमेंट देगी, और जो 72% की जो फंडिंग है वो आपकी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा प्राइवेट सेक्टर से यहाँ पर फंडिंग दी जाएगी। ओके, यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट का प्रपोर्शन है तो इवेंचुअली इसको क्या किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो आपकी साइंस है और इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड बजट है उसके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि जो फंडिंग है उसको धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। ओके, उसके बाद हाउएवर दिस इंक्रीज द नेशंस ग्रोस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि नेशन का, हमारा जो नेशन है उसका जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च में, उसको हमें क्या करना है, डेवलप करना है। क्योंकि इंडिया का अगर हम देखते हैं सिर्फ कितना है, लेस देन 2%, मतलब हमारा जो रिसर्च में हम फंडिंग देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो कितना सिर्फ 2% है। हम अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, इसका 24 टाइम्स ज्यादा है। तो इंडिया जट वॉज नियरली 25 टाइम लेस देन द बोथ दीज कंट्रीज। हम यहाँ पे यूएस और चाइना की बात करते हैं तो यूएस एंड चाइना में इंडिया में जितनी फंडिंग यहाँ पर रिसर्च में प्रोवाइड की जाती है उससे आप 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी फंडिंग यहाँ पर यूएस और चाइना में दी जाती है। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, आने वाले टाइम में अगर हमें रिसर्च पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, न्यू टेक्नोलॉजीज को लेकर आनी है, इसलिए हमें यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड करनी होगी। अब इससे ये क्या क्या फैसिलिटी हमारे लिए, हमारा जो ईज ऑफ डूइंग साइंस है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज आ जाएंगी अगर हम नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर आते हैं। इससे क्या होगा कि अप्लाइंग फॉर फर्स्ट आपका क्या है, अप्लाइंग फॉर अ रिसर्च ग्रांट एंड रिसीविंग द मनी मस्ट बी मिनिमल। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हम क्या करते थे पहले, जैसे हमें कोई रिसर्च करनी उसके लिए हम अप्लाई करते थे तो उसमें जो फंडिंग आने में बहुत टाइम लग जाता था, बट अब ऐसे क्या होगा, ये जो आपका जब आपने रिसर्च किया विद इन 6 मंथ्स आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, फंडिंग मिल जाएगी। सेकंड, यहाँ पर जितना भी पेपर वर्क है उसको डिजिटली कर दिया गया है। ओके, थर्ड, इसमें क्या है, जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेरीज है, पेपर वर्क है, अप्रूवल है, एक्सेप्टेंस, ये सारी चीजें तो आपका एनआरएफ देखेगा, मतलब आपका जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है यहाँ पर वो देखेगा। आपके जो साइंटिस्ट हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो सिर्फ उनका मेन काम क्या रहेगा, आपको सिर्फ रिसर्च करना है
और कुछ भी नहीं। उनका जो मेन फोकस है इसमें होना चाहिए, रिसर्च में होना चाहिए। अब फंडिंग आ रही है नहीं आ रही, आपको विद इन 6 मंथ मिल जाएगी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारा काम कौन देखेगा? आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन देखेगा। फोर्थ हम बात करते हैं किसकी? एक्सप्लिसिट स्पेंडिंग गाइडलाइंस अवे फ्रॉम जनरल फाइनेंशियल रूल। यहाँ पर जो गाइडलाइंस है आपका जनरल फाइनेंशियल रूल्स है उससे यहाँ पर अलग होंगी। Okay, finally need to be timely, although an RF draft mention timely distributable of fund mechanism needs to be placed to facilitate and implement this। तो यहाँ पर timely क्या होगा? सारी चीजें आपकी होंगी। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। NRF अब देखते हैं ये बिल पास होता है या नहीं पास होता है। मैं उम्मीद करती हूँ शायद ये पास ही हो जाए। इससे क्या होगा? हमारा जो रिसर्च सेक्टर है उसमें और ज्यादा बूम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर टू बाय टोमेटोज फ्रॉम साउथ एंड वेस्ट टू सेल इन नदर्न सिटीज। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सभी को पता है आपका जो नॉर्थ इंडिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो टोमेटोज की प्राइस है वो 200 रुपीज़ के जी यहाँ पर हो रहा है, 203 रुपीज़ के जी हो रहा है, यहाँ पर 150 रुपीज़ के जी हो रहा है। तो कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या हो रहा है? टोमेटोज की जो प्राइस है उसमें राइस देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट का ये प्लान था कि हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, जो टोमेटोज की खेती होती है वो जुलाई में होती है। तो यहाँ पर जब जुलाई में खेती होगी तो एक तरीके से यह था कि हम सप्लाई कर देंगे मार्केट में, तो आपका क्या हो जाएगा? जो राइस है, मतलब जो आपका टोमेटोज में जो प्राइस राइज हो रहा है उसको हम ईज कर लेंगे, है ना, उसको हम टाइम मतलब एक लाइन पर ले आएंगे। बट अभी हमने क्या देखा? जो हिमाचल प्रदेश की सिचुएशन है बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, आपकी जो फ्लड जैसे सिचुएशन है वो देखने को मिल रही है, जिसके कारण आपका जो एक तरीके से लिंक है ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का आपका लिंक है वो भी क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ इंडिया में आपका जो नदर्न साइड है, नदर्न सिटीज है, वहां पर टमाटोज के जो प्राइस है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम क्या करेंगे, जो वेस्ट है आपका और साउथ से वहां पर टमाटोज को परचेस किया जाएगा और उसके बाद नदर्न सिटीज में इसका सप्लाई किया जाएगा। क्योंकि प्राइस क्यों राइज हो रहा है? यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ रहा है, डिमांड ज्यादा हो रही है और उतनी सप्लाई नहीं है, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो रहा है? टमाटोज का जो प्राइस है वो राइज हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि agencies to procure stock from the Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra and the sell them to discount in areas where prices remain high। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने वाली है? सेंटर की जो आपका आंध्र प्रदेश, आपकी सदर्न सिटीज हैं और वेस्ट से यहाँ पर टमाटोज को प्रोक्योर करेगी, वहां से परचेस करेगी, खरीदेगी और उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस में नदर्न सिटीज में से क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। तो आप देखेंगे स्टॉक्स फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र टू बी प्रोक्योर्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द रिटेल आउटलेट एट अ डिस्काउंट to consumer in Delhi NCR region by tomorrow। Bhatinda in Punjab record the highest price of 203 a kg। तो यहाँ पे आप भटिंडा की बात करेंगे पंजाब में, वहाँ पे 203 रुपए किलो आपका टमाटर जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी यहाँ पे खराब होती नजर आ रही। इसका मेन रीजन क्या है कि देखिए जो मॉनसून पैटर्न है इसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिल रही है। नदर्न सिटीज में आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली यहाँ पे जो फ्लडिंग है, रेनफॉल कितना ज्यादा यहाँ पर हो रहा है, तो जिसके कारण पर एक जो लिंक होता है वो भी ब्रेक हो चुका है। तो सेंटर ने यहाँ पे कहा है द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर डायरेक्टेड द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केट एंड द नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन से कि यहाँ पर इमीडिएटली क्या किया जाए? टोमेटोज को प्रोक्योर किया जाए आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, महाराष्ट्र सिटीज से और इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए आपका कहाँ? नदर्न सिटीज में। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज जेलेंस्की परसिस्ट विद बिड फॉर यूक्रेन नेटोज एंट्री। यहाँ पर जो आपके जेलेंस्की साहब जी हैं वो क्या चाहते हैं कि नेटो में उनकी एंट्री हो जाए, नेटो के वो मेंबर बन जाएं। अभी हाल ही फिलहाल में यहाँ पे मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में देखिए यहाँ पे जो G7 के जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने जो वेरियस आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो जेलेंस्की को यहाँ पे मतलब कि यूक्रेन को प्रोवाइड किए हैं कि वहाँ पे टोटल क्या किया जाएगा, उनके द्वारा पूरा सपोर्ट होगा। और एक अभी नेटो में यूक्रेन की एंट्री नहीं हुई है, बट यहाँ पे क्या अनाउंस हुआ आपको ये पूछा जा सकता है। द अनाउंसमेंट केम एज नेटो लीडर्स लॉन्चेस अ न्यू फोरम फॉर डीपनिंग टाइज विद यूक्रेन नोज अ नेटो यूक्रेन काउंसिल। यहाँ पे यूक्रेन के साथ नेटो के जो टाइज है उसको इंक्रीज करने के लिए, मतलब डीप करने के लिए क्या किया है? एक नेटो यूक्रेन काउंसिल को लॉन्च किया गया है, जिसमें जो एक तरीके से जैसे कि मेंबर्स को वहां पर नेटो के मेंबर्स को सर्व किया जाता है, उसी तरीके से यूक्रेन को भी क्या किया जाएगा? पूरी जो असिस्टेंस है, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या है कि यूक्रेन एज अ क्लोज पॉसिबल टू मिलिट्री अलायंस विदाउट एक्चुअली ज्वाइनिंग इट। तो विदाउट ज्वाइनिंग नेटो यहाँ पर क्या हो रहा है? यूक्रेन को सारी जो असिस्टेंस है नेटो के थ्रू यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है टू देयर मेंबर नेशंस, वो क्या मिल रहा है?
यूक्रेन को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, तो देखिए एक तरीके से आप देखते हैं यहाँ पर कंटिन्यूसली जो सारी कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो यूक्रेन को क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो अब हम देखते हैं ये वॉर कब रुकता है, कब नहीं रुकता है। सो देखिए आज इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से, आई होप आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी लोगों ने क्वेश्चन का आंसर किया होगा। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था, Who among the following is associated with the Songs of Prisoners, a translation of ancient Indian religious lyrics in English? तो यहाँ पे Songs of Prisoners को किसने यहाँ पे ट्रांसलेट किया था, आप देखेंगे इसका राइट ऑप्शन है। तो Songs of Prisoner is a collection of songs and lyrics by Gandhi written during the imprisonment in येरवाड़ा जेल पूना। तो जब यहाँ पर गांधी जी पूना की जेल में यहाँ पर इम्प्रिजमेंट थे, है ना, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया था, एक सॉन्ग्स ऑफ प्रिजनर का एक कलेक्शन बनाया था। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाता है, मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी अर्बन पैक्ट की। अब देखिए हम इस पैक्ट को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसका राइट ऑप्शन देखेंगे। द गांधी अर्बन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। ये किसके द्वारा साइन होता है आपका, महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के द्वारा। वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम के। कब, 5 मार्च 1931 बिफोर द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन। आपकी जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने वाली होती है लंदन में, उससे पहले इस पैक्ट को साइन किया जाता है। इसमें क्या क्या आपके कंडीशंस थी, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ सॉल्ट मार्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस यहाँ पे सॉल्ट मार्च को डिसकंटिन्यू करेगी। पार्टिसिपेशन बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेशन की मतलब की परमिशन यहाँ पे दी जाए। विड्रॉल ऑफ ऑल ऑर्डिनेंस इश्यूज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्पोजिंग कर्ब्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। यहाँ पर जो ऑर्डिनेंस था, जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एक्टिविटीज को कर्ब कर रहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, उसे क्या किया जाएगा, विड्रॉ किया जाएगा। विड्रॉल ऑफ ऑल प्रोसिक्यूशंस रिलेटिंग टू सेवरल टाइप ऑफ ऑफेंसेस एक्सेप्ट दोज इन्वॉल्विंग वॉयलेंस। तो यहाँ पर जितने भी जिसमें सिर्फ वॉयलेंस है, मतलब कि वॉयलेंस इन्वॉल्व नहीं, उन सारी चीजों को क्या करना होगा, जो लोग थे जिन्होंने ऑफेंस किया था उसको क्या विड्रॉल किया जाएगा। रिलीज ऑफ प्रिजनर्स अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च में जितने भी प्रिजनर्स थे जिनको अरेस्ट किया जाता है उन्हें रिलीज किया जाएगा। रिमूवल ऑफ टैक्स ऑन सॉल्ट, यहाँ पे जो टैक्स है सॉल्ट पर उसको रिमूव किया जाएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन देखेंगे, आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्विटेशन था हमारा, आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में। तो आपके ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, अब बचता है आपका ए और बी। विड्रॉल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन इन कनेक्शन विद द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, एक्सेप्टेंस ऑफ गांधीज सजेशन टू इंक्वायरी पुलिस एक्सेस, रिलीज ऑफ ओनली दोज प्रिजनर्स हु वर नॉट चार्ज विद वॉयलेंस। तो देखिए आपका फोर्थ ऑप्शन भी राइट है और सेकंड ऑप्शन भी सही हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या है, 1, 2 एंड 4। तो ऑप्शन बी आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे सभी के आंसर सही होंगे। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना है। PDF आपको कहाँ मिलेगी, एडवर्स न्यूज एनालिसिस। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।